विशेष अतिथि विद्वान आज हमारे बीच उपस्थित है। आज के सत्र में सबका स्वागत करता हूं। आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो चंद्रकांत जी शर्मा। हम इसको आज तीसरी बार सुनने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इनने तीसरी बार हमें समय दिया है, इसका मूल्य समय। तो आज का जो विषय है वो है विश्व भर में संघ का कार्य, स्वरूप और प्रभाव। इसके पर हम चंद्रकांत जी को सुनेंगे। सुनने से पहले मैं चंद्रकांत जी का परिचय कराऊंगा, फिर हम इसको सुनेंगे। आप चंद्रकांत जी शर्मा, आप मूल जयपुर राजस्थान के निवासी है। आप 19-20 वर्ष की छोटी आयु से ही आप संघ के प्रचारक के रूप में निकले। आप राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और अन्य स्थान पर विभाग प्रचारक के रूप में भी आपने कार्य किया है। उसके बाद आपने 15 वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर पाश्चात्य जगत में संघ का कार्य किया। वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह के उत्तर क्षेत्र के संयोजक के नाते कार्यरत है। वर्तमान में आपका केंद्र दिल्ली संघ कार्यालय है, झंडेवाला। हमने 2 विषयों पर इन्होंने सितंबर मास में हमने चंद्रकांत जी को सुना था, फिर हमको अवसर मिला है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। मैं चंद्रकांत जी से निवेदन करता हूँ कि आज का जो विषय है विश्व भर में संघ का कार्य, स्वरूप और प्रभाव, इस विषय पर हम सबको लाभान्वित करें। जी चंद्रकांत जी, नमस्कार। जी मनु जी, और भाषा हिंदी ही रखनी है? जी जी, हिंदी चलेगी। ठीक है जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभातम। तीसरी बार आप सबके साथ में कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा थोड़ा सा थ्रॉट इज अंडर द वेदर, थोड़ा गला ऊपर नीचे है। बीच में कुछ व्यवधान हो तो क्षमा करें। संघ का भारत में काम तो लोगों को समझ में आता है कि भारत में हिंदू समाज का संस्कार संगठन, पर ये विदेशों में आपको क्या करना है, ये कई बार एकदम ध्यान में नहीं आता। तो संघ को तो 100 वर्ष हुए हैं भारत में। संघ का जो कार्य भारत में है उसी तरह का कार्य बाहर है। हिंदू समाज का संस्कार और हिंदू समाज का संगठन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विश्व भर में हिंदू समाज जहाँ है वो आपस में संपर्क में रहे, कनेक्टेड रहे। हिंदू समाज का संस्कार ठीक रहे। संस्कार जब हम बोलते हैं, शायद पिछली बार मैंने क्लियर किया था, यहाँ व्यक्तिगत संस्कार की बात नहीं चल रही है, सामाजिक संस्कार की बात चल रही है। हिंदू समाज का व्यक्तिगत संस्कार तो बड़ा सुंदर है। माता पिता भी ध्यान रखते हैं कि बेटा सिगरेट न पिए, शराब न पिए, कुछ गलत मार्ग पे न जाए। ये व्यक्तिगत संस्कार की चीज़ें तो फिर भी आज की अपनी परिवार व्यवस्था में, अ, मंदिर व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में है। पर जो सामाजिक संस्कार है, देश के प्रति दायित्व, समाज के प्रति दायित्व, एक वननेस की जो फीलिंग होती है, छोटे छोटे जाति समाज भाषा उसमें न बंटते हुए सामूहिकता का जो विचार है, ये सारी चीज़ें धीमे धीमे काल के प्रवाह में मिस हुई है। उसको थोड़ा ठीक करना, यानी हिंदू समाज का हिंदू विद द वैल्यूज, नॉट जस्ट बाय द नेम, उस तरह का हिंदू खड़ा करना। और फिर केवल सज्जन लोग, सज्जन होना इनफ नहीं है। तो संघे शक्ति कलो युगे है, तो सज्जन लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड भी रहना चाहिए, संगठित भी रहना चाहिए। वरना कश्मीर जैसी कई घटनाएं हमने देखी हैं कि जब दुर्जन लोग संगठित होकर के सज्जन लोगों को वहाँ से बाहर भगाते हैं। तो संगठन भी आवश्यक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द सोसाइटी, वो भी आवश्यक है। ऐसा अ, इस तरह के विचार के आधार पर हिंदू समाज का संस्कार और उस संस्कारी समाज का संगठन, जैसे मोहन भागवत जी भी कई बार अपने भाषणों में एक शब्द का, एक वाक्य का बार बार प्रयोग करते हैं, हमारा काम ही यही है, सज्जन शक्ति का संगठन। हिंदू समाज में सज्जन शक्ति की कमी नहीं है। अच्छे मन से अच्छा कार्य करने वाले लोग बहुत हैं, पर वो स्वयं को अकेला महसूस करते हैं।
तो एग्जैक्टली इसी तरह का काम विश्व भर में जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज है, वो भी हिंदू संस्कार के द्वारा हिंदू रहे। वो जिस भी देश में रहते हैं, उस देश के सामने उस देश के लोग जब उसको देखें समाज को, तो नाम के कारण नहीं, उनके सरनेम के कारण नहीं, उनके रिलीजन जो भी वो लिखते हैं उसके कारण नहीं, उनके व्यवहार के कारण उनको ध्यान में आए कि हिंदूज आर डिफरेंट देन अदर्स, ये एक अलग तरह की सिविलाइजेशन से आने वाले लोग हैं, उस तरह का संस्कार हो। और आज की दुनिया तो मत से न्याय वाली दुनिया बनी है बाहर की, तो इसलिए उसमें ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के नाते एक ज़्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, तो इसी भाव के साथ में हिंदू समाज का संस्कार और हिंदू समाज का संगठन, ये दो मौलिक कार्य है। उसका कुछ कुछ एक्सपेंशन है, वो मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। शायद पिछली बार पता नहीं मैंने कैसी जानकारी दी हो कि संघ का काम भारत में तो 1925 में शुरू हो गया था, पर बाहर तो अभी नहीं गया था। और कोई संघ ने भारत में कोई योजना बनाई हो, बाहर शाखा गई हो, ऐसा नहीं था। इट बाय चांस ऐसे बाहर की शाखाएं शुरू हुई। 1947 पहली शाखा भारत से बाहर केन्या, ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है केन्या, वहाँ शुरू हुई थी। और उसकी एक सुंदर विचित्र सी कहानी है, शायद पिछली बार मैंने जिक्र भी किया हो, कि उस समय बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग, केन्या भी ब्रिटिश कॉलोनी था, हम भी ब्रिटिश कॉलोनी थे, और केन्या में भी एग्जैक्टली हमारे देश की तरह शुगर प्लांटेशन, रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। केन्या और अफ्रीकी देशों को ब्रिटिश ने बहुत वहाँ से लूट करके सारा सामान निकाला है। तो रेलवे लाइन का काम चलते समय जो एकदम वहाँ के अफ्रीकन लोग हैं, वो तो काम नहीं करते थे, तो काम करने के लिए चाहिए लोग। तो ऐसे हजारों की संख्या में भारतीय उस समय केन्या, युगांडा, तंजानिया, उस पूरे क्षेत्र में, ये सब देश शायद बाद में आए स्वरूप में, पर वो उन देशों में गए। तो ऐसे ही एक सैकड़ों लोग पानी के जहाज पे, पानी के जहाज से ही जाते थे उस समय तो, मुंबई से शायद मोम्बासा, जो केन्या का पोर्ट है इंडियन ओशियन को लगा हुआ, तो उसमें एक पंजाब का युवक था, जिन्होंने शास्त्री तक अध्ययन किया था, और वो वहाँ जा रहे थे। वहाँ शायद किसी विद्यालय में अध्यापक इस नाते, या कुछ काम होगा, काम मिलेगा, इस दृष्टि से जा रहे थे। और जब वो पानी का जहाज उधर अफ्रीका की ओर रवाना हुआ, तो ही वॉज फीलिंग मिसिंग टुवर्ड्स द मदरलैंड। तो शाम के समय वो दूर भारत का तट दिख रहा है, और जहाज आगे जा रहा है, उस इमोशनल पॉइंट में वो जहाज के डेक पर आकर कर उन्होंने संघ की प्रार्थना बोलनी शुरू की। उन उन भावुक क्षणों में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। तो कि मैं पता नहीं दूर जा रहा हूँ, कब आऊँगा वापस, ऐसा उनका मन का भाव था। तो जब उन्होंने ये एक 3.5-4 मिनट की प्रार्थना होती है, ये जब पूरी की, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है, और उसी संघ का जो प्रणाम करने की पद्धति है, उसी पद्धति में खड़ा होकर उनके साथ प्रार्थना बोल रहे हैं। तो किसी ने देखा होगा जहाज में, कह रही है प्रार्थना कर रहा है ऐसे हाथ अपने वक्ष पे रख के, तो जरूर कोई स्वयंसेवक है। तो दूसरे ने ज्वाइन किया, तो वो दो मिल गए, तो एक पंजाब से थे, दूसरे गुजरात से थे, माणिक भाई रुगानी करके। तो फिर एक से दो हो गए, तो उन्होंने उनको लगा कि अभी ये 15 दिन की जर्नी है, तो रोज शाम को हम यहाँ मिलेंगे और कम से कम प्रार्थना करेंगे साथ में। तो दूसरे दिन वो फिर मिले, फिर उन्होंने कुछ लोगों को संपर्क करना शुरू किया। जहाज अपने आप में एक छोटी दुनिया होती है, साथ में चलते हैं। तो उन ऐसा जो आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट बताते हैं कि जब वो अ, उनमें से दोनों को मैं मिला हूँ, माणिक भाई को और शास्त्री जी को भी, दोनों अभी अभी कुछ वर्षों में इस धरती से गए हैं। तो 15 दिन की यात्रा जब पूरी हुई, तो वो अनेक लोगों को संपर्क करके रोजाना शाखा में आने के लिए कहते थे शाम को। उनकी संख्या 17 थी। तो इस तरीके से ये भारत के बाहर की पहली शाखा एकदम समुद्र की लहरों के बीच में जहाज के डेक के ऊपर इस तरीके से शुरू हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें कोई संघ ने कोई योजना की हो, संघ तो यहाँ 47 का समय था, तो भारत वही बचाने में हम तो लगे थे। तो ये तो संभव ही नहीं था कि अ, इस समय हम विदेशों में भी हमारा कार्य हो, ये इसके बारे में कुछ सोचते।
तो जब वो लोग बम्बासा पहुंचे और ये 17 लोग थे जो संघ से जुड़ चुके थे उस जहाज के ऊपर, उन्होंने तय किया कि एक बार तो सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, किसको कहाँ जाना है देखें, पर हम कोशिश करेंगे कि साप्ताहिक रूप से हम यहाँ मिलते रहें और इस शाखा को कंटिन्यू करें। तो ऐसा अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि 1947 की 1948 की मकर संक्रांति को केन्या में मोम्बासा नाम के शहर में उन लोगों ने मकर संक्रांति के दिन पहली शाखा जमीन पर आकर के एक शाखा उन्होंने लगाई, और इस तरीके से केन्या का ही पुराना काम शुरू हुआ। अब 1947-48 अपने आप में इतना पुराना काम है कि जब मैं केन्या जाता था हर वर्ष, तो जिनकी उम्र 85 वर्ष है, ऐसे अनेक लोग 80, 85, 83, 87, ऐसे अनेक लोग मिलते थे जो कहते थे कि हम केन्या में ही हमारा जन्म हुआ है, जो शाखा में आते हैं, और हम 5-7 साल की उम्र से शाखा में आ रहे हैं। वहाँ का समाज ऐसा है क्योंकि लगभग 1890 के आसपास ये समाज वहाँ रह रहा है। तो ऐसे लगभग 80-85 वर्ष की उम्र है, बचपन से शाखा में आ रहे हैं, नियमित रूप से शाखा आ रहे हैं, और वहीं जिनका जन्म होके बड़े हुए हैं, इस तरह का वहाँ का समाज और वहाँ का संघ है। तो डीप रूटेड वहाँ का संघ बना है 3-4 जनरेशन के बाद में। वहाँ से एक और इसी प्रकार से दूसरी शाखा 1948 में शुरू हुई म्यांमार में, अपने कुछ कार्यकर्ता। उस समय तो ये बहुत ही आसान आवागमन और लगातार समाज का आना जाना ये सब था, बांग्लादेश और ये सब कुछ थे नहीं, तो बहुत लोग व्यापार के लिए म्यांमार जाते थे। उसमें से एक राम प्रकाश जी धीर करके अपने कार्यकर्ता थे, वो वहाँ गए और उन्होंने 1948 में म्यांमार की शाखा शुरू की। आज म्यांमार का भी बहुत पुराना काम है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो सिचुएशंस है, मिलिट्री रूल और सब कुछ, वो उस पूरे देश को अस्त व्यस्त करके रखते हैं। अदरवाइज आज म्यांमार में 5 प्रचारक हैं, वहाँ की शाखाएं हैं, पूरे देश में शाखाएं हैं, और ये पांचों प्रचारक वहीं के बॉर्न हैं। जो 5 प्रचारक हैं वहाँ, इस तरह का म्यांमार का काम है। अ, फिर बाद में जो कार्य विस्तार हुआ वो म्यांमार से आसपास के देशों में धीमे बढ़ता गया। 1960s में एक ईस्ट अफ्रीका में बड़ा एक्सोडस हुआ, ईदी अमीन का एक प्रॉब्लम हुआ था युगांडा में, जो एक निरंकुश शासक था और उसने भारतीयों को बताया कि आप ये देश छोड़ दीजिए। तो पूरा एकदम से लाखों, लिटरली लाखों भारतीय उस समय वहाँ से, हिंदू समाज के लोग मुख्यतः, वो अफ्रीका छोड़ के निकले, और उसमें से हजारों लोग उस समय इंग्लैंड पहुंचे, क्योंकि उनको इंग्लैंड यहाँ से लेके गया था। सो इंग्लैंड ने उन लोगों के सामने एक ऑप्शन रखा था कि अगर आप चाहें तो भारत जा सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लैंड आ सकते हैं, और उसमें से हजारों लोग उस समय इंग्लैंड पहुंचे। ये था समय 1965 का, और इस तरीके से उस एक्सोडस के कारण शाखा इंग्लैंड में 1966 में शुरू हुई, यूनाइटेड किंगडम में। और ऐसे अलग 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 देशों में धीमे धीमे, एक बार इंग्लैंड में एस्टेब्लिश होने के कारण फिर यूरोपीय देशों में बढ़ती गई, अफ्रीकन देशों में आगे बढ़ती गई। अमेरिका में काफ़ी लेट काम शुरू हुआ, 1990 के आसपास आकर के, जब एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स यहाँ से आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह का जाना शुरू हुआ। उस समय अमेरिका में 1890 के आसपास, सॉरी 1990 के आसपास, ये 1991 के आसपास कुछ शाखाएं वगैरह अमेरिका में शुरू हुई। अभी अ, विश्व की स्थिति ऐसी है, 60 देशों में शाखाएं चलती हैं। उसके अलावा 25 देश ऐसे हैं जहाँ नियमित शाखा नहीं है, पर संघ के कार्यकर्ता हैं। ऐसे लगभग 85 देश हैं। उसके अलावा 20-30 देश ऐसे होंगे जहाँ संघ के कार्यकर्ता भी नहीं है, पर हिंदू समाज के प्रमुख लोग हैं और उनके साथ में संघ के कार्यकर्ताओं का कनेक्ट है, अपने प्रचारकों का आना जाना वहाँ होता रहता है। तो इसे एक 100 देशों में अपना हिंदू समाज का कार्य संपर्क ऐसा बोल सकते हैं। मैं कल ही रात्रि को एक शिविर से वापस अभी यहाँ दिल्ली पहुंचा हूँ। 5 दिन का शिविर था, विश्व संघ शिविर। तो हर 5 वर्ष में एक बार होता है, हर साल तो नहीं कर सकते, पर विश्व भर में जहाँ जहाँ हमारा शाखा कार्य है, वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ आकर के भारत में ही किसी स्थान पे 5 दिन के लिए साथ में रहते हैं, एक शिविर में। ये एक तरह से विश्व मिलन है, एक विश्वग्राम का स्वरूप वहाँ होता है कि उस समय, तो अभी शिविर से आ रहा हूँ। 72 72 देशों के 1800 प्लस, लगभग इतनी संख्या उसमें थी। हैदराबाद भाग्यनगर में ये कार्यक्रम था, शिविर था। एक हार्टफुलनेस करके एक संगठन है, योग
योग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके परिसर में ये 5 दिन का शिविर था। तो 72 देशों के लोग वहाँ 5 दिन तक साथ में रह रहे थे। कल ही रात्रि को मैं लौटा हूँ। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ चाहे वो सिंगापुर हो या मलेशिया हो या साउथ कोरिया है, वहाँ से लेकर के वेस्ट इंडीज़ तक हर देश के कार्यकर्ता जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ के समाज को जानते हैं, वहाँ की चुनौतियों को जानते हैं, और उसके बीच में यह जो अ, धर्म प्रसार का कार्य है, ये कैसे आगे बढ़ाना है, लर्निंग बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच अदर, इस तरह का ये शिविर था। तो ये करंट स्टेटस है। शाखाएं थोड़ी सी अलग होती हैं भारत से। एक तो वहाँ के जीवन में दैनिक शाखाएं, डेली जो शाखा होती है जैसे भारत में होती है, वो तो उतना संभव नहीं है। तो विश्व भाग में लगभग सभी जगह साप्ताहिक शाखाएं होती हैं। कोई भी अपनी सुविधा से, अधिकांश शाखाएं वीकेंड पर ही होती हैं। और दूसरा, वहाँ रहने के कारण वहाँ ऐसे ओनली मैन ओनली वुमन इस तरह की शाखाएं जैसे भारत में, क्योंकि यह तो अपना देश है और यहाँ उस तरह का बड़ा समाज है, पर ये तो वहाँ संभव नहीं है। तो सभी शाखाएं परिवार शाखाएं हैं, पूरा परिवार एक साथ आता है। तो लगभग सभी लोग दूर दूर, दूरियां भी बहुत होती है। अमेरिका में शाखा आने के लिए 50 किलोमीटर ड्राइव करना सामान्य बात है। तो एक परिवार अपनी कार में बैठ करके 50 किलोमीटर ड्राइव करके शाखा आना, और फिर नॉर्मली शाखाएं 2 घंटे की होती हैं, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, क्योंकि सप्ताह में एक बार मिलते हैं तो केवल 1 घंटे के लिए मिलना तो पर्याप्त नहीं है। इस तरह का शाखाओं का रूप है। और उसकी कारण एक लाभ ये है कि 50% संख्या महिलाओं की होती है शाखा में। तो अनेक दायित्वों पर आज अमेरिका में, इंग्लैंड में नेशनल कार्यवाह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी से लेकर के देश के अधिकांश प्रमुख स्थानों पर संघ के नेतृत्व में महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ही थोड़ी यूनिक बात है जो विदेशों के कार्य के बारे में हम लोग कह सकते हैं। शाखाओं का स्वरूप उस तरह का है। समाज अलग अलग तरह का है, समाज कोई एक जैसा समाज नहीं है। जैसे अमेरिका और यूरोप, ये ऐसा समाज है जो पिछले 30-40 साल में ही अधिकतम संख्या में गया है। डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरह के लोग अधिक गए हैं। तो ये अभी तो फर्स्ट जनरेशन, और वहाँ उस उनके बच्चों का भी वह जन्म होना शुरू हुआ, इस तरह का समाज ज़्यादा है। पर अगर इंग्लैंड को देखेंगे तो या केन्या को देखेंगे, तो ये सब, केन्या, युगांडा, तंजानिया, इंग्लैंड, यहाँ 4 जनरेशन, अभी जो शाखा में आने वाले लोग हैं, लगभग उनके परिवारों को भारत छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए हैं। तो 4 से 5 जनरेशन बाहर हैं। और नियमित रूप से शाखा में आना, वहाँ के कार्यकर्ता बनना, अभी वो 5 जनरेशन वहाँ होने के बाद में वो दिखते तो हमारे जैसे हैं, पर उनका एक्सेंट से लेकर के, लिविंग स्टाइल से लेकर के, उस देश की जो वहाँ की अ, जो भी कल्चर है उसका इम्पैक्ट बहुत होता है उनके ऊपर। वो वैसे ही दिखते हैं। अ, इसके साथ में अगर और थोड़ा दूर जाएंगे तो वेस्ट इंडीज है, मॉरिशस है, फिजी है, ये वो लोग, साउथ अफ्रीका है, ये सब वो देश हैं जहाँ 200 वर्ष से ऊपर हुआ है हिंदू समाज को पहुंचे हुए। तो लगभग लगभग 8 से 10 जनरेशन वहाँ हो चुकी है। और उस तरह के लोगों के बीच में संघ का काम है। तो बहुत अलग अलग तरह का समाज है, इसलिए एक जैसा काम नहीं हो सकता कहीं भी। तो जिस देश में है, उस देश का समाज कैसा है, उस देश के समाज की नीड कैसी है, वहाँ के लोकल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। जैसे अरब के देश हैं, जो पूरा खाड़ी के देश हैं, तो उनमें तो आप यू फॉरगेट अबाउट द ह्यूमन राइट्स और कोई माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस राइट्स। तो वहाँ तो शाखा लगाना भी कोई आसान काम नहीं है। कोई हिंदू कार्य करना ये कोई आसान नहीं है। परंतु उस तरह की परिस्थितियों में भी अभी अगर पिछले 10-15 साल में मैक्सिमम कहीं कार्य विस्तार हुआ है तो वो अरब रीजन में हुआ है। मतलब ह्यूज नंबर ऑफ शाखा, लिटरली अभी केवल मिडिल ईस्ट में 1000 शाखाएं वहाँ के छोटे छोटे स्थानों पर मिलकर के चलती होंगी उस छोटे से समाज के भीतर। तो इस तरह का बाहर का काम है। शाखाएं हैं, जैसे भारत में शिविर होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, संघ शिक्षा वर्ग होते हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, या कभी तरुण और तरुणियों के लिए कार्यक्रम होना, किशोर किशोरियों के लिए कार्यक्रम होना, ऐसे लगभग हर तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। कार्यालय हैं, जहाँ जहाँ पुराना काम है, जैसे भारत में संघ कार्यालय होते हैं उसी तरीके से अमेरिका में, यूरोप, यूके में कई शहरों में, अधिकांश
जहाँ पुराना काम है, जहाँ एकदम नया-नया एका शाखा वगैरह नया काम शुरू हुआ है, वहाँ तो अभी आवश्यकता भी नहीं है और है भी नहीं। पर जहाँ पुराना काम है, ऐसे सभी स्थानों पर कार्यालय हैं, प्रचारक हैं। अभी 20 प्रचारक ऐसे हैं जो इस भारत से बाहर के विश्व विभाग के काम में प्रचारक हैं। उसमें से 9 प्रचारक ऐसे हैं जो वहीं बॉर्न हुए हैं और प्रचारक निकले हैं। बाकी लोग भारत से संघ ने उनको योजनापूर्वक उन देशों में आप काम करने के लिए जाइए। मैं इसी तरह 2009 में मैं इंग्लैंड गया था और संघ की योजना से 15 वर्ष वहाँ यूके मेरा केंद्र था लंदन में। और इनिशियली यूके, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ये जो एक पश्चिम की दुनिया है, उसमें मुख्य रूप से मेरा कार्यक्षेत्र था। तो ये शाखा कार्य का एक छोटा-सा स्वरूप जिसे हम कह सकते हैं, वो वहाँ है। शाखा तो एक माध्यम है अपने कार्य को आरंभ करने का। जैसे भारत में भी एक, अगर आप लोगों में से कुछ लोग शाखा बहते हुए गए हों, तो एक भारत में फ्रेज़ है कि हम कहते हैं कि शाखा पूरी होने के बाद में, ये जो 1 घंटे की शाखा लगती है, सवेरे या शाम को जब भी, शाखा खत्म होने के बाद में संघ शुरू होता है। तो शाखा आना केवल ये हमारा काम नहीं है। तो शाखा हम इसलिए केवल आ रहे हैं ताकि हम नियमित रूप से मिलें। एक अच्छे विचार रखने वाले लोग नियमित रूप से जब मिलते हैं, तो उनके मिलने के कारण जो एक सामूहिक ऊर्जा निर्माण होती है, वो देश में, समाज में परिवर्तन लाती है। तो शाखा वो मिलने का स्थान है जहाँ अपने देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, वो चिंतन होना। पर शाखा खत्म होने के बाद में ही वास्तव में संघ का कार्य शुरू होता है कि अभी समाज में जो भी चुनौतियाँ हैं, कौन से कार्य ठीक कर रहे हैं, कौन करेगा, किस तरह के लोग उसके लिए चाहिए, उनको जोड़ना और ये सारे एक अच्छे कार्य समाज में करते जाना। तो विश्व में भी जो लोग गए थे, उनके लिए भी वैसा ही फ्रेज़ है कि शाखा खत्म होने के बाद में संघ शुरू होता है। तो अब और कुछ समाज के लिए अच्छा लगातार करना, ऐसे अच्छे करने वाले लोगों को अ, निकट लाना, ऑर्गेनाइज़ करना और इस कार्य को आगे बढ़ाना। तो जो पहला कार्य स्वाभाविक रूप से लोगों को समझ में आता है, वो है सेवा। कभी-कभी भारत में विदेश बोलते समय ऐसे मन में अमेरिका, यूरोप ऐसा ही मन में आता है। पर सारा विश्व ऐसा नहीं है। तो एक तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आज का जो कार्यक्रम का टॉपिक था, उसमें विश्व ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था। जो हम तो विदेश विभाग बोलते नहीं हैं, संघ में भी विदेश विभाग नहीं, विश्व विभाग ही बोलते हैं। हम तो अ, वसुधैव कुटुंबकम और अ, प्रणवंतो विश्वमार्यम या स्वदेशो भुवनत्रयम वाले लोग हैं। तो हमारे लिए विदेश वाली कल्पना जैसी नहीं है विश्व विभाग में। तो बाकी जो विश्व है, उसमें सब जगह ऐसी कोई संपन्नता है ऐसा नहीं है। बहुत अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। अफ्रीका उम, बहुत हाई लेवल ऑफ द पॉवर्टी, हंगर, पेन यू कैन सी देयर। तो बाहर के समाज को देखने के बाद में ये जो स्वाभाविक एक मनुष्य मन में करुणा निर्माण होती है कि अरे! हमारा दायित्व है कि कुछ सेवा करें। अगर वहाँ के कोई पीड़ित है, कोई किसी के पास में शिक्षा नहीं है, भोजन नहीं है, तो ऐसे लगभग विश्व भर के अनेक अ, देशों में वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सेवा के कार्य अपने कार्यकर्ता करते हैं। वो बच्चों के लिए भोजन हो सकता है विद्यालयों में या शिक्षाओं की व्यवस्था हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह इस तरह को चलाना ये हो सकते हैं। ऐसे विश्व भर में आवश्यकता के हिसाब से इस तरह के सेवा कार्य चलते हैं। कुछ 3-4 उदाहरण अगर उसमें से मैं देता हूँ तो केन्या एक देश ऐसा है, उन्होंने विद्यालय में बच्चों को कम से कम भोजन देना तो एक प्रयोग शुरू किया, कुछ लोग जुड़ते गए और अभी पिछले अनेक वर्षों से नित्य शायद मैं अगर लेटेस्ट फिगर मेरे पास में नहीं होगा, पर मेरा अंदाज़ा है कि 25 से 27 हज़ार बच्चों को रोज़ाना अनेक-अनेक विद्यालयों में दिन का भोजन देना। मैं स्वयं उन कई गाँवों में विद्यालयों में गया था और मैंने वहाँ के जो प्रधानाचार्य वगैरह उनको पूछा कि अनेक वर्षों से ये जो संघ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ बच्चों को भोजन वगैरह दे रहे हैं, उसमें से कुछ आपको परिवर्तन लगता है क्या? तो एक प्रधानाचार्य का अफ्रीका के एक छोटे से गाँव में मुझे उनका उत्तर याद है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने स्टडी नहीं किया इस विषय का, पर 2 चीज़ें मुझे क्लियर लगती हैं कि एक है अभी मेरा विद्यालय बच्चों से भरा रहता है। यहाँ शिक्षा मोटिवेशन नहीं है, अभी भोजन मोटिवेशन है कि दिन में एक बार भरपेट भोजन करने को मिलेगा, उसके लिए बच्चा आता है। और दूसरा क्योंकि उसका पेट भरा है, अभी हम जब कुछ उसको पढ़ा रहे हैं तो वो सुनते हैं। बाकी तो वो सुनना ही उनको संभव नहीं था। तो उसके कारण उनकी बाकी सारी जो ग्रोथ है उसके ऊपर
उसका असर हमको दिखता है। तो इसी तरह का युगांडा में, तंजानिया में, बाकी अफ्रीकन देशों में, नाइजीरिया में इस तरह का काफ़ी कार्य है। एक अलग तरह का काम, अगर सेवा का बहुत ही यूनिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा, श्रीलंका, विशेषकर 2008-2009, जब लिट्टे तमिल, जो वहाँ का एक तमिल ईलम वाला जो कार्य था उनका, और श्रीलंका सरकार का संघर्ष बहुत चरम पर पहुंचा था 2009 में, और लगभग अ, बहुत बड़ी जनहानि उस समय हुई थी। उस समय स्थिति ऐसी थी कि जब श्रीलंका सरकार ने कहा कि हमने लिट्टे और पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया है पूरी तरह से, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। उस समय विशेषकर ये जो तमिल हिंदू समाज रहता है श्रीलंका में, लाखों विडोज थी उस समय, लाखों, उस पूरे 20 साल के संघर्ष के बाद में। और बहुत विचित्र स्थिति में उस समय वहाँ के हिंदू समाज की स्थिति थी। और ऐसे समाज को जब श्रीलंका सरकार ने कह दिया कि अभी हमारी ओर से शांति है, अब कोई ये युद्ध की स्थिति नहीं है या गृह युद्ध की स्थिति नहीं है, उन लोगों की सो कॉल्ड सर्विस करने के लिए विश्व भर से क्रिश्चियन मिशनरीज उनकी ओर दौड़ी चली आई, कि ये लाखों विडोज हैं, ये इस तरह का पूरा लाखों की संख्या में अम, पूरा आतंक से परेशान हुआ हिंदू समाज है, इनकी थोड़ी सेवा करनी है। और हमें मालूम है कि क्रिश्चियन मिशनरीज की सर्विस, उसको सेवा शब्द उपयोग करना भी थोड़ा मन में गिल्ट सा आता है कि उसे सेवा भी कहना चाहिए क्या। तो वो क्या होगा, उस समय संघ ने तुरंत एक तमिलनाडु से एक प्रचारक, बहुत ही योग्य प्रचारक को वहाँ श्रीलंका भेजा। उन्होंने जाकर के एक बड़ा शाखाएं और सेवा कार्य, विशेषकर इन सब को, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना, गांव-गांव में जाना, बच्चों के लिए एक आनंदशाला चलाना। अभी हायर एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, उस पूरे ट्रॉमा में से निकले हुए बच्चे केवल शाम को इकट्ठा होकर के खेलेंगे, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, मानसिक ट्रीटमेंट है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा कार्य उस समय श्रीलंका में हुआ, और उसमें से आज श्रीलंका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एज पर द संघ कार्य हम कह सकते हैं। वो अ, प्रचारक अभी भी वहीं रहते हैं और आसपास के देशों का भी काम करते हैं। ये एक बहुत ही एक अलग तरह का उदाहरण है। यूएसए का इमेज कई बार हम लोगों के दिमाग में अलग तरह का रहता है कि वहाँ तो सब कुछ संपन्नता है, ऐसा ऐसा है नहीं। यूएसए में मुख्य रूप से जो वहाँ के मूल नागरिक हैं, जिन्हें रेड इंडियंस किसी जमाने में कोलंबस ने कहा था, जो वहाँ के मूल निवासी थे, आज भी आप में से कुछ लोग यूएसए गए होंगे, पशु अवस्था में रहते हैं। आज भी ऐसी स्थिति उस मूल समाज की। और मैंने तो जब देखा उनको, तो मुझे तो लगा कि ये इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कि इनको ऐसा ही रखिए, ड्रग्स में डूबे रहना, उनको लगातार फंडिंग देते रहना, उनको बोलना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको खाना पीना सब देंगे, आप दारू पियो, टीवी देखो, मस्त रहो। उस तरह की अवस्था में वो पूरा समाज आज भी जीता है। होमलेसनेस अमेरिका में ह्यूज नंबर में है। तो अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को भूखे में मरते हुए देखना, तो वहाँ की सरकार भी उसके लिए, ये इंग्लैंड में भी है, यूरोप में भी है, सब जगह उसे एक वहाँ की एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं फूड बैंक, कि हर शहर में, हर बड़े मोहल्ले में इस तरह की एक शॉप होती है जहाँ कोई भी आकर के फ्री में भोजन कर सकता है। तो वहाँ की सरकार का ऐसा कहना है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी के पास भी भोजन नहीं है, यहाँ ये आपको फ्री में भोजन मिलेगा। तो ऐसी लगभग पूरे पश्चिम में इस तरह की रचनाएं हैं। तो विशेषकर अमेरिका में अपने कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा, पिछले 8-10 साल से ड्राइव लेकर के सेवा दिवाली एक ड्राइव लेते हैं। दिवाली पर हिंदू समाज के लोगों को आग्रह करना कि अधिकतम संख्या में भोजन, अन्न, ये दान करना। और पूरे अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, मल्टीपल टन्स, ऐसे हजारों किलो सामग्री अलग अलग शहरों में, क्योंकि हिंदू समाज तो देना, ये तो आनंद आता है उसे। और अन्नदान ये हमारे डीएनए में है कि किसी भूखे के लिए भोजन देना। तो इन सब फूड बैंक्स को बड़ी संख्या में भोजन सप्लाई करते हैं, जहाँ से जिनको भी आवश्यकता हो ऐसे लोग आकर के वहाँ से भोजन ले सकते हैं। ये कार्यक्रम लगभग सारे पश्चिम देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी सेवा दिवाली इस तरह का एक ही बड़ा ड्राइव इस समय चलता है, अन्नदान का जिसे हम कह सकते हैं। एक बहुत यूनिक सेवा का एग्जांपल अगर मैं दूंगा, तो वो यूक्रेन वॉर, अभी जो रशिया यूक्रेन
और है, जिस समय ये एकदम से शुरू हुआ और शुरू के 2 महीने में बहुत हाई इंटेंसिटी पे था। और आपको अगर मालूम हो तो उस समय हमारे विद्यार्थी 70 टू 80,000 विद्यार्थी वहाँ फँसे हुए थे, उनको निकाल कर के लाना वहाँ से, ये एक बड़ा टास्क था। अ, ऐसी स्थिति में वहाँ उन विद्यार्थियों को अ, आसान नहीं था। 2 देश जब युद्ध कर रहे हैं और यूक्रेन बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन अगर आप उसको देखेंगे मैप पर 8 देशों से घिरा हुआ है। बहुत बड़ी उसकी सीमा रेखा है। ऐसे में उनको युद्धग्रस्त देश में से बच्चों को बाहर निकालना, ये आसान नहीं था। तो अगर हम लोगों को ध्यान में हो तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर दोनों देशों ने कुछ 7 से 8 घंटों के लिए युद्ध विराम किया। उसका बड़ा कारण ये था कि ये बच्चे कम से कम बॉर्डर तक पहुँचे। अगर वो यूक्रेन की बॉर्डर तक पहुँच जाएँगे, तो बॉर्डर पर दूसरी ओर खड़े हुए संघ के कार्यकर्ता या बाकी जो हाई कमीशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको रिसीव करके फिर उनको ठीक प्रकार से भारत तक भेजना, ये संभव है। ये सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, जो अपने ही परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वहाँ। तो उस समय इन सब आस-पास के देशों में, चाहे वो पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब देश में सीमा पर संघ के विशेषकर यूरोप के कार्यकर्ताओं ने जा कर के पूरा वहाँ शिविर लगाना, हज़ारों की संख्या में आने वाले इन विद्यार्थियों को रिसीव करना, उस आठ मतलब स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी को बस नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, 50-50 किलोमीटर पैदल चल के -10, -15 टेम्परेचर में पैदल चल के उस स्थिति में अपने बच्चे, लड़के-लड़कियाँ गिरते-पड़ते वहाँ पहुँच रहे थे, ऐसी स्थिति थी। कोई ना ट्रेन चल रही थी, बसें नहीं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से कुछ हाई कमीशन वगैरह कुछ व्यवस्थाएँ कर रहे थे या अपना स्थानीय समाज के लोग जो हैं यूक्रेन में भी रहने वाले, वो कुछ व्यवस्था कर रहे थे। पर सीमा पर सब जगह इस तरह के राहत शिविर लगा कर के, आते ही उनको मैं उस समय उधर ही था, तो आते ही उनकी पहली आवश्यकता होती थी कुछ एक अ, नींद लेने की जगह। वो इतनी बुरी अवस्था में पहुँचते थे अपने बच्चे, तो कुछ नींद लेने की उनकी आवश्यकता, वो -10 टेम्परेचर है, उस समय कुछ गरम उनको कुछ शावर की व्यवस्था, कुछ गरम भोजन उनको उस समय मिलना, उनका मोबाइल रिचार्ज हो जाए और उनको वाईफ़ाई मिले, ताकि वो भारत में अपने परिजनों को बात कर सकें। वो एक बहुत विशेष अनुभव था जब सैकड़ों संघ के कार्यकर्ता इस तरह सीमाओं पर शिविर लगा कर के इन बच्चों को रिसीव करना और उनको फिर ठीक से भारत उनके परिवार वालों से बात करवाना और जो भी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट्स वगैरह होती थी उनके साथ में यहाँ भेजना। ये तो इस तरह के अनेक स्थानीय परिस्थिति की दृष्टि से जो भी कुछ कार्य आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये समाज हमारा है। इस भाव के साथ में संघ के कार्यकर्ता अ, फिर वो भारतीय समाज हो, वो वहाँ का स्थानीय समाज हो, जहाँ पीड़ा है, वहाँ सेवा होनी चाहिए। इस दृष्टि से सेवा के अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। ये काम का एक दूसरे तरह का स्वरूप है। काम का एक तीसरा स्वरूप है, वो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी शाखा हुई, स सेवा हुआ। तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि धर्म का प्रभाव बढ़ना। जब हम धर्म कहते हैं तो वो रिलिजन नहीं है। उस देश में उस देश की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में, हम वहाँ रह रहे हैं 50 साल, 60 साल, 100 साल, हम उसी देश के अभी तो नागरिक हो गए हैं। वहाँ के पार्ट एंड पार्शल ऑफ दैट दैट कम्युनिटी हैं। उस वहाँ के समाज को कभी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, वो काले हों, गोरे हों, उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बाहर से आए हुए लोग हैं, ये आउटसाइडर्स, ये भाव भी नहीं आना चाहिए। और ये हमारा धर्म है कि वो हमारी कर्मभूमि है, तो उसको अच्छा बनाना हमारा धर्म है। वहाँ की व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के कई प्रयोग भी कुछ देशों में हुए हैं। तो 2-3 का मैं ज़िक्र करता हूँ। राम प्रकाश जी धीर ऐसे प्रचारक थे जो म्यांमार में थे, जिन्होंने जो मैंने बताया कि 1948 से 50 से वहाँ थे। धीर जी को 55 1955 के आसपास ही जब उन्होंने स्थानीय समाज को देखा बर्मा में, म्यांमार में, कि अरे सारे बुद्धिस्ट हैं, पर लिटरली दे हैव नो क्लू अबाउट बुद्धिज़्म। दे हैव नो क्लू अबाउट अ, भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ क्या थी, उनका जीवन कैसा था। जैसा हमारे यहाँ का हिंदू है, हमको मालूम है ना कितने हिंदुओं को हिंदू धर्म के बारे में मालूम है। बॉर्न हुए हैं इसलिए हिंदू हैं, उस परिवार में बॉर्न हुए तो। ऐसा ही वहाँ भी, तो उनको लगा कि अरे समाज को, मैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मुझे मालूम है बुद्ध का जीवन और उनका संदेश कैसा है, इनको इनको बताना चाहिए।
उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन निर्माण किया। एग्जीबिशन ऐसा जिसको एक ट्रक में लेके जाना पड़ता था और 2-4 दिन उसको असेंबल करने में एक बड़े ग्राउंड में असेंबल करते थे किसी शहर में जा कर के, और उसको देखने के लिए लाखों लोग उस एग्जीबिशन को देखने के लिए आते थे। और उस एग्जीबिशन के माध्यम से भगवान बुद्ध, उनका जीवन क्या था, उनकी शिक्षाएँ क्या हैं, भारत कैसे बुद्ध की जन्मभूमि है, इन सब विषयों को बहुत सॉफ्ट तरीके से स्थानीय समाज को बताना। वो एक तरीके से एक कल्चरल रिवॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं, बुद्धिज़्म में वो म्यांमा की स्थिति थी। उसके कारण धीर जी की अवस्था ऐसी थी कि राष्ट्रपति को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को। उस तरह की एक हॉटलाइन के नंबर्स धीर जी के पास में थे। उस तरह का सम्मान उनको वहाँ था। अभी भी जो वहाँ की, अभी धीर जी तो इस दुनिया से चले गए हैं, पर वहाँ के जो नए प्रचारक हैं, रामनिवास जी जो भी काम देख रहे हैं वहाँ का, अभी उन्होंने उसको बिल्कुल मॉडर्न स्वरूप दे करके अभी-अभी 3 महीने पहले दिल्ली में आईजीएनसी में उसका उद्घाटन हुआ है। एक नए स्वरूप में डिजिटल तरीके से इन चीज़ों को कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं नए तरीके से, अभी एक बहुत बड़ा नया एग्ज़िबिशन बन कर के अभी नए रूप में वो म्यांमार में पहुँचा है। तो जिस देश में हम हैं, उस देश के स्थानीय समाज को एक और अच्छा मनुष्य बनाना, उसकी संस्कृति, और जहाँ बौद्ध देश है, उस तरह के प्रयास, ये बहुत ही यूनिक तरह के प्रयास हैं, जो संघ के कार्यकर्ता, अपने प्रचारक, उन्होंने इन विषयों को आगे बढ़ाया। ऐसा ही एक और यूनिक एग्ज़ाम्पल लगता है यूएसए में, अमेरिका में, जब इन मूल निवासी, जिन्हें अमेरिका का मूल निवासी बोल सकते हैं, अपने कार्यकर्ता थे 30 वर्ष पूर्व, यशवंत पाठक। उन्होंने देखा कि अरे! किस अवस्था में ये लोग रहते हैं, और थोड़ा अध्ययन करने लगे, तो उनको ध्यान में आया कि क्रिश्चियनिटी तो बाद में आई है। ये तो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे अमेरिका में। उससे पहले अमेरिका की एक कोई संस्कृति थी, उनके देवी-देवता थे, उनकी पूजा पद्धतियाँ थी, वो सब खत्म हो गई है। यशवंत पाठक जी का अफ्रीका में प्रवास हुआ, तो अफ्रीका में उन्होंने वही देखा कि अरे! ये अभी केवल 200 साल पहले सब क्रिश्चियन बने हैं, इनको मालूम भी नहीं था क्रिश्चियन क्या है। और उसके पहले इनके अपने देवी-देवता थे, इनकी पूजा पद्धतियाँ थी, इनके रिचुअल्स थे, इतना सुंदर समाज था, वो सब अभी खत्म हुआ है। पर शोध करते समय उनको ध्यान में आया कि इन हर देशों में आज भी हजारों संख्या में लोग उन पुरानी पद्धतियों को पालन करने वाले, वो जो एंशिएंट कल्चर्स है, वो अभी मरी नहीं है। वो धाराएँ क्षीण हो गई हैं, पर वो अभी हैं। फिर उन्हें लगा कि अरे! इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए, और एक संगठन संघ ने इसी कार्य के लिए 30 वर्ष पूर्व आईसीसीएस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़, इस नाम से एक संगठन आरंभ किया, और विश्व भर में इस्लाम और ईसाइयत से पुरानी संस्कृतियाँ कितनी हैं, उनको उनको ढूँढना, उनका शोधन करना, उनके जो प्रमुख लोग हैं उनको मिलना, उनका एक वैश्विक ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ा करना। हर 3 वर्ष में इनका विश्व मिलन भारत में होता है, कहीं न कहीं एक जगह। ये सब संस्कृतियों के लोग, उसमें ग्रीक, उसमें इजिप्शियन से लेकर के दक्षिण अमेरिका की मायन से लेकर के, ये सब सभ्यताओं के लोग आते हैं। हर 3 साल में 1 बार भारत में आते हैं। उनको एक कलेक्टिव नाम हमने दिया है एल्डर्स। आप बड़े हैं, बाकी सारा समाज अभी थोड़ा यंगर है, आप एल्डर्स हैं, ये एक कलेक्टिव नाम उनको दिया है। और इस तरह का कार्यक्रम यहाँ होता है। ये सब प्रकृति पूजक हैं। ये सब वो लोग हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। सूर्य लगभग अक्रॉस द वर्ल्ड सब जगह सूर्य कॉमन है, और इनकी जो रिचुअल्स हैं, वो एकदम जैसे अपने हवन होता है, अग्नि पूजा, ये लगभग पूरे विश्व में कॉमन है। अगर आप उनको कहेंगे कि आप बताइए आप कैसे रिचुअल्स करते हैं, तो तुरंत वो ज एकदम वो उनको जैसे मंत्र हम बोलते हैं वैसा तो नहीं, पर उनकी भाषा में उसी तरीके से चारों दिशाओं को, देवताओं को आह्वान करना, हम ये रिचुअल कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनके अपने शब्दों में, भावों में, ठीक है। यूरोप में 2000 साल से वहाँ रहने के कारण, या जो भी उनका जो प्रसाद है वो भी अब तो ब्रेड और वाइन हो गया होगा। जो हम खाते हैं वो देवता को चढ़ाते हैं। पर इस तरह की विश्व की जो संस्कृतियाँ हैं उनको साथ में लाना, उनको ये विश्वास दिलाना कि ये देश आपका ही था, ये सब कुछ बाहर से आया है, और इस तरह की संस्कृतियों की जो मानव मन के ज़्यादा निकट है, जो बाकी जो टिपिकल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलिजन है उसकी तरह अप्राकृतिक, अननेचुरल, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक नहीं है, ऐसी चीज़ों को बचाना चाहिए। ये एक बहुत ही यूनिक प्रयास है। पिछली बार जब इनका कार्यक्रम था, तो 54 देशों की अलग-अलग संस्कृतियाँ 54 देशों से वहाँ आए थे। इस तरह का ये एक बहुत अ, सुंदर काम
जो मानव संस्कृति को पोषण देने वाला, ये इस तरह का काम एक अपना है। यूके, इस अगर इंग्लैंड का मैं एग्जांपल उसमें दूंगा तो वो और थोड़ा अलग लेवल का है कि अ, मैं वहाँ 15 वर्ष था ही प्रचारक, और जैसा हम विश्व में सब जगह हैं, केवल हम ही नहीं है, बाकी लोग भी हैं। तो विश्व के सब देशों में चाइनीज़ भी हैं, फिर पाकिस्तानीज़ भी हैं, फिर इजरायलीज़ भी हैं, और ये सब लोग अपने अपने ढंग से उनको उन देशों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ के लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये तो एक पावर स्ट्रगल है जो शायद अ, स्वभाव है विश्व का, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो भाव है या स्वभाव है, नॉट श्योर। तो जब ऐसा लगा कि इंग्लैंड एक ऐसी रणभूमि बनी हुई है जहाँ चाइना, पाकिस्तान, इस तरह के बहुत इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो लगातार एक एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर, एंटी हिंदू एटमॉस्फेयर बना करके रखते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में लगातार कश्मीर पर, भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इस तरह की डिबेट्स होती रहती हैं। हाई कमीशन पर आक्रमण होना, इस तरह की बड़ी विचित्र स्थितियाँ वहाँ बनती है। तो ये केवल शाखा सेवा ये इनफ नहीं है, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। कभी कभी शक्ति की भाषा भी अगर आवश्यकता है तो वो दिखाना। तो एक नया तरह का फिर काम आरंभ किया कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में हिंदू इन्फ्लुएंस और भारतीय इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए। भारतीय तो नहीं कहूँगा, हिंदू इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। वहाँ कम से कम 10 MP ऐसे होने चाहिए जो कभी भी हिंदुओं की आवश्यकता हो तो पार्लियामेंट में बोले। तो उसके लिए ये जो आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका पूरा सर्वे होना। इंग्लैंड तो छोटा सा देश है, मैं कहूँगा कि क्षेत्रफल में भी गुजरात जितना है, पॉपुलेशन में भी गुजरात जितना है, पर इतने से देश में 650 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो हर 1 लाख जनसंख्या पर एक एमपी है। तो हमें अंदाज लग सकता है कि उसमें 60% वोटिंग होता है। तो कोई भी एमपी वहाँ 8-10 हजार वोट से ही जीतते हैं, क्योंकि वोट ही इतना सा है। 4 हजार से जीतने वाले, 5 हजार से जीतने वाले, ऐसे वहाँ के परिणाम आते हैं चुनाव के। तो हमें ध्यान में आया कि इस सिस्टम में किसी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर हमारे पास में 5-7 हजार वोट भी हैं, हिंदू समाज के 10 हजार वोट भी हैं, वी कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम। तो इस तरीके से हिंदू समाज को गैल्वेनाइज करना और उनको बताना कि हाउ टू वोट, नंबर 1 यू शुड वोट, नंबर 2 हाउ टू वोट। कि कम से कम आपके पास में 3 पार्टी के लोग जब वोट मांगने के लिए आते हैं, उस समय अरे कम से कम आपके समाज की जो जो पीड़ा है, अपने एक भारत के जो विषय हैं, आपके बच्चों को रिलीजियस स्टडीज में हिंदुइज्म अवेलेबल है या नहीं, इस तरह की सारी चीजें हैं, ये उनके सामने रखना चाहिए। समाज को जब दिशा दिखाते हैं तो समाज तो फिर अपने आप खड़ा होता है। उसमें से कुछ संगठन बने, उसमें से ये सारी संरचना बनी। आज इंग्लैंड की संसद में स्थिति ऐसी है कि 35 से 40 एमपी ऐसे हैं जिनको ये समझ में आता है कि हिंदुओं ने मुझे वोट दिया था इसलिए मैं यहाँ हूँ, और कभी भी आवश्यकता होती है तो वो अपनी बात को वहाँ पार्लियामेंट में रखने के लिए वो उत्सुक होते हैं। हमारे बहुत लोग जब ऐसा काम करने लगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जो हमारे भी कल्पना के परे था। ये जो भारतीय वहाँ रहते हैं ये बहुत शार्प हैं, इसलिए तो इस पूरी 140 करोड़ की भीड़ में से धक्का मार के वहां तक पहुंचे हैं। बहुत तेज हैं, टैलेंटेड लोग हैं। तो जब इनिशियली यूके में इनका एक्सपीरियंस था कि इनको लगा कि अरे मैं जितना इस गोरे के लिए काम कर रहा हूँ पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको एमपी बनाने के लिए, उसको काउंसलर बनाने के लिए, तो इतनी मेहनत में तो मैं खुद ही बन जाऊंगा। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। तो अपने आप कुछ लोगों को लगा मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, और उन्होंने इनिशियल कहाँ से शुरू होता है, काउंसलर के चुनाव लड़ने से अलग अलग शहरों में। अभी पिछले 5 साल में मेरा अंदाज है 100 लोगों ने काउंसलर का अलग अलग शहरों में, पूरे इंग्लैंड के हर कोने में काउंसलर इलेक्शन लड़े होंगे, और उसमें से शायद 35-40 लोग जीत गए हैं। और अलग अलग जो नगर पालिकाएं हैं वो अभी उसमें वो बैठते हैं, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से कुछ लोग और आगे बढ़े, और हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी। पिछले अभी ये जो 2 साल पहले जनरल इलेक्शन हुआ था, 5 कार्यकर्ताओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिला। दे कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर डिफरेंट पार्टीज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी भी ये उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा था कि अरे, फिर हमको ध्यान में आया कि बाकी सारी पार्टीज को भी ये दिखाना है कि उनके पास में हर तरह के कैटेगरी के और बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वो भी ढूंढते रहते हैं।
कि अगर कोई भारतीय राजनीति में सक्रिय हो, कोई हिंदू हो, तो हम उनको आगे बढ़ाएं। तो जो पांचों को टिकट मिला था, उससे हमको ध्यान में आ गया कि वो जीतेंगे नहीं, पहली बार में विनिंग सीट कोई नहीं देगा। बट नाउ our work in the England कि we know very soon few of our कार्यकर्ता will be in the parliament, और ये उसको देख करके अभी धीमे धीमे बाकी देशों में भी इस तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव होना, उसका पार्ट एंड पार्शल बनना, हमेशा वहाँ एलियन की तरह और बाहर वाले की तरह न रह करके उस देश की व्यवस्था को, तो जैसा ऋषि सुनक जैसा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि वहाँ उस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अभी हिंदू, और गर्व के साथ में प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर आकर के दिवाली के दिन दीपक लगाना, शुभ दिवाली होना, अपने हाथ के ऊपर जो रक्षा सूत्र हमेशा बांधना, उसमें शर्म महसूस नहीं करना, ये एक जो सामान्य हिंदू को कभी कभी लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इनके बीच में अपने अपने रिचुअल्स को कितना पालन करूं न करूं, इस तरह का कोई हीन भाव न रहते हुए इस तरह का समाज बनाना, ये बहुत तरह के प्रयास अभी शुरू हुए हैं। अभी बहुत नए हैं, अभी 5-6 साल ही इन सब चीज़ों को हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी, विशेषकर ये जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इस त जहाँ ओपन डेमोक्रेसी है। अफ्रीका में डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी है। अफ्रीका की में डेमोक्रेसी अभी भी ऐसी है कि जब तक वो व्यक्ति जीतता रहता है, तब तक वो डेमोक्रेटिक है, जिस दिन हार जाते हैं, उस दिन वो उनकी डेमोक्रेसी चली जाती है। तो अभी वहाँ इतना तो आराम से काम करने की स्थिति नहीं है, लाइफ थ्रेट्स बहुत रहती हैं, पर जहाँ थोड़ी ओपन डेमोक्रेसी है, वहाँ इन सब देशों में ये कार्य भी बढ़ेगा, और वहाँ की स्थानीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले स्वयंसेवक, सेविका, कार्यकर्ता, ये सब अभी बढ़ेंगे। ये एक अलग तरह का प्रयोग है। उसी में से केवल राजनीति ही नहीं, फिर इंग्लैंड में एक-एक करके इस तरह के 20 संगठन अभी खड़े हुए हैं। हिंदू हिंदू एजुकेशन बोर्ड, हिंदू मेडिकल एसोसिएशन, हजारों डॉक्टर्स हैं। उस पूरे मेडिकल सिस्टम में हिंदू वॉइस को रखने वाला कोई संगठन होना चाहिए, तो हिंदू मेडिकल एसोसिएशन है। वहाँ की एजुकेशन पद्धति में हिंदू इस विषय को ठीक से उस देश को समझाने वाला और धीमे धीमे पूरे एजुकेशन सिस्टम पे काम करने वाले लोग होने चाहिए, तो हिंदू एजुकेशन बोर्ड, बहुत अच्छे स्कॉलर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं वहाँ, वो संगठन है। हिंदू लॉयर एसोसिएशन है, हिंदू सपोर्ट नेटवर्क है। इस तरह से उस देश के लगभग जो सभी मुख्य जो वर्टिकल्स होते हैं, हाँ, गवर्नमेंट के या समाज के, उन सब में हिंदू रिप्रेजेंटेशन करने वाले संगठन हो, व्यक्ति हो, उनका शोध की व्यवस्था हो, ऐसी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इस देश का धर्म के आधार पर विकास करना। तो कल को इंग्लैंड की इकोनॉमी धर्म के आधार पर बननी चाहिए, इंग्लैंड की विदेश नीति धर्म के आधार पर बननी चाहिए। तो आज तो नहीं, पर कल को हम इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, ये अपने कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। इस तरह का एक इंग्लैंड का एक अलग तरह का अनुभव है कि जब हम बोल रहे हैं कि हमारा कार्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ये उसका एक एग्जाम्पल अलग तरह का है। एक और एग्जाम्पल इस क्रम में दूंगा, अगेन फ्रॉम अफ्रीका, कि बहुत समय पहले परम पूजनीय गुरुजी जब संघ के सरसंघ चालक थे, भिड़े जी एक प्रचारक थे जिनको विश्व विभाग के लिए बताया था। एक बार उन्होंने शायद 70s में एक ड्रीम था उनका कि वो इनिशियली लोगों को समझने में देर लगी उनको, लोगों को वो ड्रीम ऐसा था, धीमे धीमे विश्व के हर देश का अपना आरएसएस होना चाहिए। दैट्स अ वेरी यूनिक थॉट। आई रिपीट अगेन कि धीरे धीरे विश्व के हर देश का अपना अपना आरएसएस होना चाहिए। तो आरएसएस क्या है? एक अच्छे नागरिक निर्माण करने की, देशभक्त नागरिक निर्माण करने की एक प्रयोगशाला। तो अच्छे नागरिक, देशभक्त नागरिक हर देश को चाहिए, और वो इस तरह के चाहिए कि बेकार के बाकी देशों को दबाना, युद्ध करना, ऐसा ना हो करके एक विश्व भाव लिए हुए ऐसे लोग चाहिए। तो हर देश का अपना-अपना आरएसएस क्यों नहीं होना चाहिए? हमने एक मॉडल डेवलप किया है, उसको कस्टमाइज़ करके बाकी देशों में भी वहाँ के लोगों का अपना संगठन होना चाहिए इसी तरीके से। ऐसा पहला प्रयोग अभी 2016 से जब से मैं अफ्रीका जाना शुरू हुआ था, तो एकदम ऐसा लगा उस पूरे प्रवास में कि अफ्रीका में बहुत आसानी से इस प्रयोग को हम शुरू कर सकते हैं। और 2017 में हम लोगों ने जब उधर मैं प्रवास पे गया था, तो अफ्रीकी बच्चों की पहली शाखा व्यक्ति निर्माण, शाखा क्या है? वहाँ आने से व्यक्ति निर्माण होता है और ऐसे कई व्यक्ति मिलके राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण करते हैं। तो अफ्रीकी बच्चों की पहली शाखा 2017 में एक 1 वर्ष के लिए
हमने पहले चलाने के लिए प्रयोग के तौर पे शुरू की। बिल्कुल जैसी भारत में शाखा चलती है वैसी ही शाखा, उनका एक अलग ध्वज जो उस देश के साथ कनेक्ट करता है वैसा बनाना, उस देश के भावों से जुड़ी हुई उनकी प्रार्थना कि अरे ये मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की भूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की हिस्ट्री, आई लव दिस कंट्री एंड आई विल वर्क फॉर दिस कंट्री, इस तरह का भाव लिए हुए एक उनकी अपनी प्रार्थना बनी, उनके गीत बने, उनकी भाषा जो स्वाहिली वहाँ की भाषा है उसी में गीत बनाए गए। और ये सब अपने कार्यकर्ताओं ने काम किया इनिशियली, उनको एक विचार देने के लिए। युद्ध है तो जैसे मार्शल आर्ट, उसी तरीके से योगा, सूर्य नमस्कार नहीं कहते हैं, सन सैल्यूटेशन कहते हैं, वही सूर्य नमस्कार वो करते हैं। कबड्डी और खो खो बहुत पॉपुलर हैं। तो एक वर्ष तक कोई हिंदू शब्द नहीं है उसमें, हिंदू शब्द नहीं। उन आने वालों में या तो सब मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। बुर्का पहन करके आने वाली लड़कियां वहां शाखा में मिलेंगी। तो हम हमारा उनको ये कहना है कि रिलीजन इज योर वेरी पर्सनल मैटर। यहाँ दो केवल हमारी बॉटम लाइन है, बी ए गुड केनियन बिकॉज यू आर फ्रॉम द केनिया, एंड बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप अच्छे मनुष्य बनो, उसके लिए आप यहाँ आ रहे हो। एक वर्ष तक एक शाखा चलाने के बाद हमको लगा कि अरे ये तो बहुत सुंदर परिणाम है उसमें से बच्चों पर। फिर वो कार्य आगे बढ़ा। अभी लगभग 8 वर्ष उस काम को हुए हैं। इस समय अपनी एक वहीं की बॉन्ड प्रचारिका है अनीता जी, जो वहीं बॉन्ड हुई थी, प्रचारिका बनी, वो अभी उसी काम के लिए प्रचारिका लगी हैं। इस समय अभी लेटेस्ट जब मैंने उनको पूछा अभी परसों, 154 गांवों में शाखाएं हैं इस समय। अभी जब मैं हर साल अफ्रीका जाता था, उनकी अपनी एक नेशनल कार्यकारिणी है, उनके विभाग के लेवल के कार्यकर्ता, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उनकी इसी तरीके से बैठकें होना, इसी तरीके से उनके शिविर होना, एकदम जैसे संघ का रेप्लिका उन्होंने अपने लिए बनाया है। क्योंकि उन्हें लगा है कि इस पद्धति से भारत में आरएसएस ने लाखों लोगों को निर्माण करके इवन देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने तक का काम किया है। कैन वी लर्न समथिंग फॉर द केन्या? और इस सिस्टम पर ये पहला प्रयोग है। अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि तंजानिया में भी इसी तरह का एक प्रयोग शुरू हुआ है। आप लोगों में से अगर किसी को देखना हो तो अराइज केन्या, इस ये जो केन्या का अपना संगठन है उसका नाम है अराइज, ARISE, अराइज केन्या। उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये एक नए लेवल का प्रयोग है कि उस देश का आरएसएस खड़ा करना। और अगर ये प्रयोग ठीक हुआ जैसा हमें लगता भी है, तो बहुत जल्दी मल्टीपल देशों में संघ की पैटर्न पर। और अभी तो ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। दिल्ली में मोहन भागवत जी की 3 दिन तक जो व्याख्यानमाला हुई थी, उसमें 45 देशों के जो अलग अलग डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ आए थे। और बाद में उनके साथ में एक जो चाय पान का कार्यक्रम था, उसमें कई डिप्लोमेट्स का ऐसा भाव था, वी नीड अवर ओन आरएसएस। इवन मैं वहीं था, चाइनीज जो डिप्लोमेट थे उन्होंने मोहन जी को बातचीत करते समय कहा वी नीड अवर ओन आरएसएस। ये देशभक्त नागरिक निर्माण करने का जो काम आपने किया है, और ये बिना सरकारी प्रयास के करना, क्योंकि सरकारी प्रयास से व्यक्ति नहीं बनते हैं, मनुष्य निर्माण नहीं होता है। ये जो आपने एक अभिनव प्रयोग किया है, ये हमको भी हमारे देश में कहीं ना कहीं रिप्लिका इसका बनाना चाहिए। दिस इज अनदर लेवल ऑफ द प्रभाव ऑफ द संघ कार्य, हम जिसे बोल सकते हैं। बाकी बोलने को बहुत कुछ है। और भी कई तरह के प्रयोग हैं। स्थानीय समाज को कैसे हम अपनी बात, स्थानीय समाज जो हिंद, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में रहने वाला हिंदू समाज, उसको 100 साल हो गया, या वेस्ट इंडीज में रहने वाले को 200 साल हो गया। तो अपनी चीजों को कैसे स्थानीय समाज को समझ में आए, ऐसा थोड़ा सा मोल्ड करना। तो जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन सब शाखाओं में मनाया जाता है। रक्षाबंधन को वहां हमने नाम दिया है यूनिवर्सल वननेस डे, कि द मोमेंट वी टाई दिस राखी टू समवंस रिस्ट, वी बिकम वन, वी आर अ फैमिली। तो उसको नाम ही देकर के यूनिवर्सल वननेस डे, इस तरीके से उसको, हम सब एक हैं, बाहर से अलग अलग दिखते होंगे पर भीतर का एक वननेस है। उसको प्रमोट करने की दृष्टि से रक्षाबंधन का उपयोग करना। और रक्षाबंधन के दिन विश्व भर में सब शाखाएं अ, उनको राखी बांधने के लिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बॉन्ड है, रक्षा सूत्र को वहाँ प्रोटेक्शन बॉन्ड करके बोलते हैं। तो जो लोग हमको प्रोटेक्ट करते हैं उनको राखी बांधने जाना। तो रक्षाबंधन के दिन अमेरिका, इंग्लैंड से लेके फ्रांस, जर्मनी से लेके ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह लोग, 3 लोगों को, हम हमारी शाखा के लोग राखी बांधने जाते हैं उस दिन। किनको? एम्बुलेंस, पुलिस और एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड। ये 3 लोग ऐसे हैं कि रात को 1 बजे भी अगर जरूरत होती है तो तुरंत दौड़ करके रक्षा के लिए आते हैं, हम हमारे लिए तैयार रहते हैं। उस दिन सब शाखाएं, वो गोरे होंगे, काले होंगे,
उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाना, उनको कहना वी डीपली अप्रिशिएट योर वर्क, और उसके कारण इतना एक एक अच्छी भावना हिंदू समाज के लिए उनके मन में बनना कि अरे कोई एप्रिशिएट कर रहा है हमारे काम को, ये बड़ी सुंदर बात है। और फिर वो अपने-अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे वो फ़ोटो डालेंगे, देखो आज ये हिंदू आए थे हमको प्रोटेक्शन बॉन्ड ये अ, ब बाँधने के लिए, वी डीपली वी आर हम्बल्ड, वी आर सो हैप्पी। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है स्थानीय समाज को जोड़ने का रक्षाबंधन के द्वारा। ऐसा ही हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ, तो गुरु पूर्णिमा, जो गुरु शिष्य एक संबंध भारत में है, वो बाहर तो मिसिंग है। बाहर तो ऐसा नहीं है, बाकी जैसे सब जॉब करते हैं, वैसे वो टीचर अपनी जॉब करते हैं। तो बच्चा अपने टीचर को हाय जॉन ऐसे ही बोलेगा, उसके लिए कोई एडिशनल रिस्पेक्ट वगैरह ऐसा नहीं है। पर ये जिस भी देश में हम रहते हैं, उस देश में बढ़ना चाहिए। इसीलिए गुरु वंदन कार्यक्रम अपने-अपने विद्यालय में, अपनी-अपनी शाखा में जितने भी बच्चे आते हैं, वो अपने जो अध्यापक हैं, उनको वर्ष में 1 दिन गुरु पूर्णिमा के आस-पास किसी दिन श शाखा में बुलाना और उनका सम्मान करना, उनका पाँव छूना, उनको कोई छोटी-सी भेंट देना, उनको बताना आप हमारे हम तो भारत से आए हैं, हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा है, आप हमारे गुरु हैं एंड मैं हम आपके ऋणी हैं। तो ये नॉर्मली वहाँ के समाज में ये चीज़ें है ही नहीं। तो वहाँ के अध्यापक को जब इस तरह का सम्मान मिलता है, तो लिटरली उनका मतलब मैं 2 स्टेप आगे जाके कहूँगा कि जब हम उनको टीचर्स को बोलते हैं कि आप भी 2 शब्द बोलिए, तो उस अध्यापक ने कहा कि ठीक है, हमको अच्छा लगा, वो तो ठीक है। पर पहली बार मुझे जीवन में ये समझ में आया कि मैं कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। मैं संस्कार निर्माण का काम कर रहा हूँ, मैं अगली जनरेशन को बना रहा हूँ। मुझे लगता था मैं नौकरी कर रहा हूँ, पर आप लोगों ने हमको ये तक बताया कि हम हमारा काम बहुत महत्व का है, ब मैं अभी और सावधानी से करूँगा उसको। शुरू-शुरू में उस कार्यक्रम को हम सब जगह गुरु वंदन कार्यक्रम कहते थे। फिर बाद में ऐसा एक डिस्कशन में लगा कि गुरु बहुत ही एक महनीय शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है और उस पर उन देशों की परिस्थितियों में वहाँ तो टीचर स्टूडेंट को लेके भाग जाएगा कभी, ऐसी घटनाएँ होती है, तो गुरु शब्द का उपयोग तो उनके लिए एकदम से नहीं करना चाहिए। तो अभी उसको शिक्षक वंदन कार्यक्रम, टीचर्स एप्रिसिएशन डे, इस तरीके से गुरु पूर्णिमा के आस-पास विश्व भर में शाखाओं में, तो ये ऐसे छोटे-छोटे तरीके हैं जिससे हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ये जो मधुर उसकी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उसको हम कैसे इन अ वेस्टर्नाइज्ड लैंग्वेज उन लोगों को हम बता सकते हैं। इस तरह के कई सारे प्रयास होते हैं। एक अंतिम बात कहकर मैं पूरा करता हूँ, फिर अंत के 15 मिनट हम प्रश्नोत्तर के लिए रख सकते हैं कि एक और भूमिका जो संघ की है, वो वहाँ ऐसी है कि हिंदू समाज के सब संगठन हैं। तो वहाँ आप विदेशों में आप लोगों में से कई लोग गए होंगे और आप जाते हैं तो वहाँ स्वामीनारायण के मंदिर मिलेंगे, इस्कॉन मिलेगा, चिन्मय मिशन मिलेगा, खूब सारे सनातन समाज के मंदिर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे, अनेक जहाँ भी जो भी भारत वहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ है, वहाँ अम्मा का आश्रम है, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम हैं। तो जो भी भारत के प्रमुख संगठन हैं, सबका काम विदेशों में है। समहाउ ये सब साथ में नहीं आते हैं। इन सबको साथ में लाना, ये भी शायद ईश्वर ने कार्य वहाँ के संघ के कार्यकर्ताओं को दिया है। तो इन सबको बीच-बीच में सामूहिक रूप से लाना, ताकि ये जो एक सज्जन भारतीय शक्ति है, ये और ऑर्गनाइज़्ड होकर के काम करेगी, तो और ज़्यादा बेहतर हम काम कर पाएँगे। तो जो विश्व की शाखाओं में प्रार्थना बोलते हैं, उस प्रार्थना में एक पंक्ति है, "विश्व धर्म प्रकाशेन विश्व शांति प्रवर्तके।" क्यों ये काम कर रहे हैं, अ उसको एक्सप्लेन करने वाला ये एक एक पंक्ति है, "विश्व धर्म प्रकाशेन", विश्व धर्म के प्रकाश के लिए, जिसे हम हिंदू धर्म, मानव धर्म, सनातन धर्म, वहाँ एक विश्व धर्म शब्द वो धर्म ही है। विश्व धर्म प्रकाशेन विश्व शांति प्रवर्तके, ताकि यह एक विश्व शांति का प्रवर्तन हो, ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बने, उस दिशा में हमारा प्रयास है। ये छोटा-सा मैंने आपको जो अपना समय था उसमें कुछ कहने का प्रयास किया। वो कितना ठीक है, कितना नहीं है, वहाँ का काम, उसका प्रभाव मैं आप पे छोड़ता हूँ। हमारे पास कुछ समय है, कुछ प्रश्नोत्तर है तो हम ले सकते हैं। जी, धन्यवाद चंद्रकांत जी। अभी अ, विश्व भर में संघ का कार्य, स्वरूप और प्रभाव के बारे में हमने अच्छे से सुना है। आप किसी को प्रश्न है, सुझाव है, कुछ अभिप्राय रखना है तो अपना रख सकते हैं, हैंड राइज़ करेंगे। जी, रामचंद्र जी। हाँ, प्रणाम ताई।
प्रणाम चंद्रकांत जी। अभी जो ये एक तास एक घंटे का प्रवास हुआ विश्व भर का, और अगस्ती ऋषि जैसे पूर्व प्राचीन जमाने में उन्होंने जो कार्य किया, वैसा ही कार्य अ, अभी विश्व भर में अपना संघ कर रहा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और इस तरह आगे जो आपने एक नया, सब लोगों ने मिलकर एक नया मोड़ लिया है कि अपने देश के प्रति पूज्य भावना तैयार होना, और उसमें हिंदू संस्कृति का रोपण करना, ये एक अच्छा सुझाव या अच्छा विचार आपने विश्व भर में फैल दिया है। तो बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आपको साधुवाद। अ, अभी एक बात मुझे पूछनी थी, जो कनाडा में सिख समुदाय के विरुद्ध जो वहाँ पे वर्तन हुआ है, तो उसके बारे में ऐसे अनेक जगह हो सकता है। तो क्या सुझाव है और क्या संघ ने किया है कि ऐसे बात फिर ना हो, जैसे कि कनाडा में अभी हुई है? जी। जी, ये अच्छा प्रश्न है। तो ये जो पूरा विषय है सिख और खालिस्तान वगैरह से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और केवल कनाडा नहीं, इसका जो बड़ी समस्या है वो इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इन देशों में अधिक है। जहाँ विचार स्वातंत्र्य ज़्यादा है, वहाँ विचार स्वातंत्र्य को मिसयूज़ करते हुए ये सब चीज़ें करना। तो एक्सपीरियंस ऐसा आता है, एकदम एविडेंसेस तो नहीं है, कुछ तो इन सब के पीछे एक बड़ा हाथ है आईएसआई का, अ, जो इन सब लोगों को वहाँ फंडिंग करना, लगातार उनको जागरूक रखना। और अप्रत्यक्ष रूप से लंबे समय से ये जो पश्चिमी देशों की बड़ी एजेंसीज होती हैं, क्या रहता है कि विश्व राजनीति ऐसे ही चलती है, कहीं ना कहीं भारत अस्थिर रहे, ये उम, जो पश्चिम के बड़े देश हैं उनकी भी पॉलिसी का पार्ट रहता है। तो ऑन द नेम ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं। तो आज भी मैं कहूँगा कि ये जो पूरा मूवमेंट है जिसका आपने ज़िक्र की है, इसका जो ब्रेन है वो अभी भी इंग्लैंड में है, और जो फंडिंग पैटर्न है वो ज़्यादा कनाडा में है। आज भी जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं वो अभी भी इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड और कनाडा एक तरह से 2 हॉटबेड हैं इसके। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। उसका शायद हिस्टोरिकली आपको कितना मालूम होगा कि 84 में जब यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में कुछ इस पूरी इसको ख़त्म करना है, इस समस्या को, ऐसी जब एक कार्यवाही चली थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय, उस समय हज़ारों युवक पंजाब छोड़ के लिटरली भागे थे, जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। उनको लगा कि अब यहाँ कहीं मारे जाएँगे या कहीं पकड़े जाएँगे, और ये मुख्य रूप से इन्हीं देशों में गए, इंग्लैंड और कनाडा, इन 2 देशों में ये हज़ारों की संख्या में उस समय पहुँचे। और वहाँ जाकर के कुछ काम-धाम वगैरह करना शुरू किया। अब ये रेडिकलाइज़्ड माइंडसेट वाले लिटरली ये सैकड़ों नहीं, हज़ारों थे। 20 एक साल में वहाँ जाकर के एस्टेब्लिश हो गए। तो लगभग 2000-2005 आते-आते वहाँ एक अच्छे एस्टेब्लिश होने वाले लोग जैसे बन गए। अब इन लोगों ने गुरुद्वारे बनाना, अब वहाँ के अधिकांश बड़े गुरुद्वारों में ये उस मानस के लोग इस समय प्रेसिडेंट, गुरुद्वारा प्रेसिडेंट या इस तरीके से लोग हैं। बाकी जो नया समाज लगातार जा रहा है वो अलग तरह का है। तो अ, उम, जो रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन है, उसमें बाहर के समाज में ऐसा फ़ैनेटिक विचार रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, सिख समाज में, इन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि पंजाब में इतना नहीं है। तो उसके कारण वो समस्या बहुत ज़्यादा है, और अ, गुरुद्वारे क्योंकि समाज का केंद्र है, वो उनके हाथों में होने के कारण उसका मिसयूज़, और ऊपर से आईएसआई, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इन सब के जो गेम चलते हैं, उसके कारण ये सब कुछ स्थिति बनी है। हॉस्टाइल स्थिति है। सिख समाज, अधिकांश मैं कहूँगा कि एक 80% सिख समाज, 90% सिख समाज, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है बाहर का। पर स्ट्रैटेजिकली गुरुद्वारे इन लोगों ने अपने हाथ में रख लिए हैं, और ऑर्गेनाइज्ड एक इस तरह की कम्युनिटी होने के कारण हर सिख परिवार को संडे को गुरुद्वारा तो जाना ही है, $5 वहाँ चढ़ाना ही है। तो एक तरह से सत्ता केंद्र जो है, जो पावर सेंटर है, उसको इन फैनेटिक लोगों ने कैप्चर किया है। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ दिखती है। ये समस्या बड़ी है। आपने जो उसकी ओर ध्यान दिलाया उसके लिए धन्यवाद। मैं कहूँगा इलाज जब भारत में होगा उसका इम्पैक्ट बाहर आएगा। हम यहाँ बैठ के बाहर का इलाज नहीं कर पाएंगे,
और उनको तो फंडिंग और उनको हवा देने वाली जो वैश्विक शक्तियां हैं वो है ही। तो एकदम से वहां इलाज नहीं, इलाज जब पंजाब में जब यहाँ स्थिति जितनी ठीक होती जाएंगी उसका इम्पैक्ट बाहर होगा। जितना ज़्यादा सिख समाज यहाँ ऐसे इन अ पैट्रियोटिक मूड, प्रो भारत मूड आता जाएगा। और अभी भी सिख समाज में एक बड़ी कमी है, वो ये है कि बाकी सब ठीक है पर इन लोगों के खिलाफ स्वयं खड़े होना उसकी अभी भी कमी लगती है। कि ऐसे अगर उल्टे सीधे तत्व समाज में है, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी उस समाज का है टू स्टैंड अगेंस्ट देम, उसकी अभी भी थोड़ी कमी लगती है। वो जितना यहाँ ठीक होता जाएगा उसका इम्पैक्ट बाहर भी आएगा। नमस्ते चंद्रकांत जी। अ, चंद्रकांत जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम ये भारत के बाहर अलग अलग जगहों पर हम जैसे इलेक्शंस लड़ रहे हैं या लोकल बॉडीज के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट में अपनी बात, हिंदू समाज की बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि वो सब कुछ बहुत आसान तो नहीं होगा। वहां पर लोकल लोग जो हैं उनका कुछ ऑपोजिशन भी रहेगा, जो अभी तक लड़ रहे थे, या माने हम तो एक समुदाय का रिप्रेजेंटेशन वहां हो, उस रूप में देख रहे हैं। और ये उससे थोड़ा अलग है, वो ट्रांजिशनली थोड़ा अलग है कि हम हर स्थानिक शाखाएं, स्थानिक शाखाओं का जो विजन है वो इलेक्शन से तो अलग है। और एक इलेक्शन वाला और अपनी अपनी बात रखने वाला जो विजन है वो भी चल ही रहा है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि वहां पर भी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो हैं और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें लोकल ऑपोजिशन भी रहता ही होगा। मैंने ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इस पे बहुत आप बताइए। जी, जी मनोज जी, बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है आपका, स्पॉट ऑन एकदम। तो दो बातें मैं इसमें कहूँगा। एक है, ये सारे जो पश्चिम के देश और जो भी हैं, आप भी उधर रहे हैं, ये रिलीजन वहाँ की बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। भारतीय समाज जैसा नहीं है। वहाँ रिलीजन बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, रिलीजन के कारण ही झगड़े हुए हैं, रिलीजन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिलीजन वहाँ अपने आप में बड़ी चीज है। तो वहाँ के उस पूरे जीवन में अगर हमने रहना है, क्योंकि परिस्थितियां उस तरह की हैं और हम हमेशा हमारा वैश्विक विचार ऐसा बोलते रहेंगे तो हम धीमे धीमे बिल्कुल ही साइड पर आ जाएंगे। तो हम हिंदू हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। डोंट इग्नोर अस कि हम बहुत बहुत ही सज्जन हैं, हम हमेशा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। मैं एक बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा था, वहाँ कुछ लॉर्ड्स और एमपीज वगैरह थे, और मैंने उनको बोला कि मैं पूरे देश में प्रवास करता हूँ एंड आई हैव अ फीलिंग दैट दिस गवर्नमेंट डजंट बॉदर अबाउट हिंदूज। हिंदुओं की कोई समस्या है ये उनको ध्यान में ही नहीं आता है। उनको भी कहीं कुछ फंडिंग चाहिए, बाकी बाकी क्या अपने किसी काम के लिए, समाज के काम के लिए। इस पूरी सरकार, ये फीलिंग है हिंदू समाज में। तो वहाँ एक लॉर्ड बैठे थे, मुझे अभी भी उनका याद है, उनका उत्तर याद है। उन्होंने बोला कि व्हाई वी शुड बॉदर अबाउट हिंदूज बिकॉज दे डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज द अनफॉर्चुनेट स्टेट कि अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करो तो आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये टिपिकल वेस्टर्न थॉट है उनका सोचने का। तो एक तो ये है कि डोंट इग्नोर अस, हम शांत रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो एक वो है। तो अपने रिलीजियस जो हमारा वहाँ का राइट है, वहाँ की भाषा में जो रिलीजियस राइट्स हैं, उनके लिए फर्म होके खड़े होना और विश्व मानव होने के चक्कर में एक कोने में नहीं चले जाना। ये बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस के साथ अब विजडम भी होना चाहिए। एक ये भूमिका है। दूसरा, वहाँ अभी आप देखेंगे पूरे यूरोप में एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट चल रहे हैं, सब जगह एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट्स हैं। तो अ, 4 महीने पहले लंदन के पिछले 50 साल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है। वो रैली थी एंटी इमिग्रेशन रैली। वी डोंट नीड आउटसाइडर्स। तो हर जगह ये जो बहुत पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्र शब्द प्रयोग करना चाहिए नहीं मालूम नहीं, पर इंग्लैंड फॉर इंग्लिश पीपल ओनली, जर्मनी फॉर जर्मन पीपल ओनली, नीदरलैंड इज फॉर द डच पीपल ओनली, अमेरिका फॉर अमेरिकन ओनली, इस तरह की ये विषय बढ़ रहे हैं सब जगह। इन इवन न्यूजीलैंड में भी पिछले दिनों घटना हुई है। इसका मूल कारण क्या है? ये वहाँ के वो गोरे लोग हैं जो पिछले 50 साल में अपने देश की हालत, उनको लगा कि ये क्या है, बाहर के लोगों ने आकर के हमारे
हमारे समाज की पूरी देश की स्थिति को ही बदल दिया है। और इनका मुख्य गुस्सा है, यहाँ तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, मुख्य गुस्सा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। क्योंकि पूरे विश्व में उस एक पर्टिकुलर समाज का विशेष तरह का चरित्र है, वहां जाकर के वहां के सिस्टम्स को कैप्चर करना, फिर बोलना हमको शरिया लॉ चाहिए, फिर हम हमारे, ये टिपिकल एक जैसा उनका व्यवहार है, उसके कारण ये गुस्सा है। अब अभी अभी इस ये जो 2 दिन पहले मैं कल रात को जिस शिविर में आया, उस पर भी काफी बड़ी उस पर चर्चा हुई कि पश्चिमी देशों में रहने वाले हिंदू समाज को पोजिशनिंग, अगले 5 साल का जो पोजिशनिंग है ऑलरेडी शुरू हुआ है, कि वहाँ के जो गोरा समाज है उनको ये समझ में आना चाहिए कि बाहर से आने वाले लोगों में हिंदू आज डिफरेंट, हिंदू अलग है और बाकी लोग अलग हैं। तो हिंदूज हमारे देश के लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ये उनको समझ में आना चाहिए। उनको केवल ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन देख करके एकदम से ये सब बाहर के हैं ऐसा न लगे, उनका भी ओरिएंटेशन हो, उनका उनका भी प्रबोधन हो, इस दृष्टि से कुछ प्रयास बढ़ाएंगे। तो मैं जिस रैली की बात कर रहा था, इंग्लैंड की पिछले 50 साल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई, उसमें उनका नेता है टॉमी रॉबिन्सन। तो उस रैली में के बाद में ऐसा लगा कि दिस इज अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर्स। तो हमने अपनी व्यवस्था से टॉमी रॉबिन्सन को ये सूचना भिजवाई, और उसको अच्छे से मालूम है, उसने मीडिया पर आकर के स्टेटमेंट दिया कि वी आर नथिंग अगेंस्ट द हिंदूज एंड इंडियंस। ये एंटी इमिग्रेशन रैली है, क्लियरली बोलने वाले लोग हैं, इंग्लैंड फॉर इंग्लिश पीपल ओनली, पर अगेन आकर के बोलता है वी आर नथिंग अगेंस्ट द हिंदूज एंड इंडियंस बिकॉज दे एड द वैल्यू टू दिस कंट्री। वो जब भी यहाँ आते हैं, हमने कभी उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नहीं देखा। वो यहाँ आकर के डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैक्सिमम हमारे टैक्स पेयर्स हैं, वो वैलिड करते हैं, वी नीड सच पीपल। तो ये एक तरह का प्रयास है कि हम हमारे अधिकारों के प्रति सचेत भी रहें, पर ये जो एंटी इमिग्रेशन के लपेटे में हम ना आ जाएं, इस तरह का प्रयास है, इसको बैलेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट जी जी, नॉट समझ श्योर गया। इफ इट इज द राइट हाँ आंसर, हाँ, बट नहीं नहीं, जी जी जी। धन्यवाद। जी, किसी और को प्रश्न? सभी जिज्ञासाएं शांत हो गई हैं, तो अपना अपना समय भी हो गया है। समय भी हुआ है। आप सभी का आभार, मेरा हाँ, प्रणाम आप सभी जी का। जी जी।